Hello everyone, this is Kuldeep Kaur Aliwal and you are watching my channel Kuldeep's Biology. Today I am here with you with some important terms which are related to flowers and its parts. Okay, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो. फर्स्ट है क्रूसीफॉर्म. क्रूसीफॉर्म से ही समझ में आता है. क्रूसीफॉर्म जो बर्ड बना है क्रॉस से बना है, क्रॉस फॉर्मिंग पेटल्स, हम इसे कह सकते हैं क्रॉस फॉर्मिंग पेटल्स. इसकी एग्जांपल है ये जो मैंने ड्रॉ कर रखा है फ्लावर, ये होता है मस्टर्ड में. मस्टर्ड सरसों को कहते हैं मस्टर्ड. तो ये तो हो गया क्रूसीफॉर्म. आपको ऐसे टर्म्स याद रखनी है अगर आपको आगे जाके बॉटनी करनी है, एमएससी बॉटनी वगैरह करनी है. और बीएससी में तो अगर बीएससी मेडिकल लोगे आप तो बॉटनी होगी 3 साल आपके पास. तो ये जो टर्म्स हैं अभी से क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है. तो नेक्स्ट काइंड का जो टर्म है वो है कैरियोफाइलेसियस. कैरियोफाइलेसियस टाइप का कोरोला कब होगा? जब उसकी जो पेटल्स होती हैं, पेटल्स के स्टॉक जो लंबे लंबे होते हैं, नीचे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है, स्टॉक लाइक बेस, तो हम उसे बोलेंगे कैरियोफाइलेसियस. अगर किसी भी फ्लावर के इस तरह के आपको पेटल्स दिखते हैं तो आपको कहेंगे इस फ्लावर का जो कोरोला है वो कैरियोफाइलेसियस है. अगर क्रॉस टाइप ऐसे बनेगा 4 पेटल्स का, ऐसे मल्टीप्लाई का साइन बनेगा तो हम इसे कहेंगे क्रूसीफॉर्म कोरोला है. और अगर रोज़ के लाइक्स पेटल्स होंगे, रोज़ के पेटल्स आपने देख रखे होंगे, सभी ने देखे होंगे, इसीलिए मैंने उसे ड्रॉ नहीं किया. तो अगर रोज़ लाइक पेटल्स हैं जिनके बिल्कुल भी स्टॉक नहीं होता, जिसमें तो स्टॉक होगा तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह के होंगे. अगर स्टॉक नहीं होता पेटल्स में, जैसे रोज़ की पेटल्स इस तरीके से होती है, तो इस तरीके की जो पेटल्स होती हैं बिना स्टॉक के, उनको हम उनके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं सेसाइल. सेसाइल वर्ड यूज़ किया जाता है, SESSILE, सेसाइल. सेसाइल का मीनिंग होता है बिना डंडी के, बिना उसके बेस के. कोई भी चाहे वो लीफ हो सेसाइल, जब फ्लावर हो, तो अगर उसकी जो नीचे वाली डंडी या फिर बेस नहीं बन रहा लॉन्ग, तो हम उसे सेसाइल बोल देते हैं इन बॉटनी. ओके, थर्ड वन हो गया रोजेसियस. अगर किसी भी फ्लावर के पेटल्स जो रोज के लाइक लग रहे हैं और 5 से ज़्यादा है नंबर, तो हम उस फ्लावर को भी रोजेसियस कह सकते हैं. उनकी वो जो उसकी पेटल्स होंगी उन्हें हम बोलेंगे रोजेसियस कोरोला. तो नेक्स्ट है पेपिलियोनेशियस. पेपिलियोनेशियस बटरफ्लाई शेप्ड आपने देखे होंगे फ्लावर्स. तो इसकी एग्जांपल है पी प्लांट. पी प्लांट में इस तरह के फ्लावर्स देखे जाते हैं. मैंने ड्रॉ करने की कोशिश तो की है बटरफ्लाई शेप्ड कोरोला को, लेकिन अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आ रहा तो आप अपनी बुक में से या फिर गूगल से सर्च करके देख सकते हैं. क्योंकि मुझे पेंसिल से डायग्राम बनाने की आदत है, लेकिन अब जो है मुझे स्केच से बनानी पड़ती हैं. अदरवाइज़ अगर मैं पेंसिल से बनाऊँगी तो वो क्लियर नहीं होती वीडियो. इसीलिए थोड़ा एडजस्ट आप भी कीजिए, जैसे मैं कर रही हूँ अभी. पता नहीं कैसे सेटअप बनाकर मैं वीडियो बना रही हूँ ये. अगला है पॉलीएंड्रस. ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको ऐसे याद रखनी है. अगर आपको कल का लेक्चर समझ में आया है तो आपको अच्छे से ये भी समझ में आ जाएंगी. अगर नहीं आया है तो वापस जाके फिर से वही वीडियो देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एंड्रोशियम किसे कहते हैं, गाइनोशियम किसे कहते हैं. यहाँ पर पॉली का मीनिंग वैसे तो मैनी होता है, लेकिन यहाँ पर फ्री होगा. यहाँ पर पॉली का मीन्स है फ्री और एंड्रस का मीन्स हो गया एंड्रोशियम, जिसका मतलब होता है स्टेमन्स. इसमें ये टर्म तब यूज़ की जाएगी जब काफ़ी सारे स्टेमन्स फ्री होंगे. काफ़ी सारे चाहे जितने भी होंगे, अगर 5 भी स्टेमन्स हैं वो किसी भी चीज़ से कनेक्टेड नहीं होंगे, नीचे बस अपने बेस से जुड़े होंगे, वो भी जहाँ जुड़े होने चाहिए वहीं पर नीचे, ओवरी के ऊपर होंगे या फिर ओवरी के नीचे थोड़ा. तो इस तरह की कंडीशन को कहेंगे हम पॉलीएंड्रस. नेक्स्ट कंडीशन है एपीपेटलस. जब स्टेमन्स पेटल से जुड़े हुए नज़र आते हैं, ऐसा लगता है कि स्टेमन्स पेटल से ही ग्रो हो रहे हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम पेटल्स. ये स्टेमन की डायग्राम है और मैंने कल भी बनाई थी, इसीलिए मैंने फर्दर डायग्राम्स ड्रॉ नहीं किए. पहले हम इन टर्म्स को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम स्टेमन्स के इंटरनल स्ट्रक्चर पे जाएंगे कि अंदर से अगर हम इसे ब्रेक करें तो कैसे दिखेगा.
अगला जो टर्म है वो है एपीपेटलस। एपीपेटलस मैं बता चुकी हूँ आपको, पेटल्स के ऊपर। नेक्स्ट है एपीफिलस। एपीफिलस और एपीटेपलस, टैपल भी बोल सकते हैं आप। अब टैपल किसे कहते हैं? जब स्टेमन टैपल से राइज होंगे तो उसे हम कहेंगे, एपी का मीनिंग होता है ऊपर, टैपलस मीन्स टैपल। टैपल कहते हैं सेपल और पेटल की फ्यूज़न को। किसी किसी केस में क्या होता है कि पेटल और सेपल, इसमें क्या होता है, टैपल्स में सेपल और पेटल्स आपस में फ्यूज़ होते हैं। फ्यूज़ को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, फ्यूज्ड। ओके, अगला है एपीसेप्लस। एपीसेप्लस, अगर आपको टर्म्स पिछले समझ आ गए हैं तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एपी का मीन्स हो जाता है ऊपर, सेपल का मीन्स सेपल। तो एपीसेप्लस जो सेपल के ऊपर होगी, सेपल के ऊपर अगर स्टेमन्स अराइज कर रहे हैं, स्टेपल से अराइज करते नज़र आ रहे हैं, उससे ही ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो हम उसे कहते हैं, उस कंडीशन को एपीसेप्लस। अगला जो कंडीशन है गाइनोएंड्रस। गाइनोएंड्रस, तो ये जो गाइनोएंड्रस है ये भी दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, गाइनोएंड्रस। गाइनो का मीनिंग गाइनोशियम हो गया, गाइनोशियम, और एंड्रो का मीन्स आप समझ गए होंगे, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम किसे कहते हैं? स्टेमन्स को कलेक्टिवली, और गाइनोशियम कहते हैं कार्पल्स को। अगर जो स्टेमन्स हैं वो कार्पल्स के साथ फ्यूज़ होंगे, उससे से ओरिजिनेट होते दिखाई देंगे, तो हम उस कंडीशन को कहते हैं गाइनोएंड्रस। नेक्स्ट जो कंडीशन है उसे हम बोलते हैं इंसर्टेड। इंसर्टेड का मीनिंग क्या हुआ? मान लीजिए ये जो एक मैं फ्लावर बनाती हूँ, इसमें छोटे छोटे से स्टेमन्स हैं यहाँ पे, जो फ्लावर के अंदर ही रह जाते हैं, और जब पेटल्स खुलते हुए हैं पूरी तरह तो भी बाहर तक नहीं पहुँच पाते, तो हम इस कंडीशन के फ्लावर को, ये स्टेमन्स को कहेंगे इंसर्टेड। पहले 4 टर्म्स थी जो वो कोरोला को लेकर थी, जो हमने पहले किया था, जैसे रोजेसियस, कैरियोफिलस, पेपिलियोनिशियस। 5th टर्म से हम एंड्रोशियम की बात कर रहे हैं, स्टेमन्स की बात कर रहे हैं, कहाँ से अराइज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ फ्यूज्ड हैं। तो 5th टर्म से स्टेमन्स की बात हो रही है। तो ये थी इंसर्टेड। इंसर्टेड में क्या होगा, जो स्टेमन्स हैं वो अंदर ही इंसर्टेड रहते हैं, बाहर तक नहीं आते। लेकिन कुछ फ्लावर्स में ऐसे भी होता है कि स्टेमन्स बाहर तक पॉइंट करते दिखाई देते हैं, बाहर तक स्टेमन्स बड़े बड़े हमें दिखते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? एक्सर्टेड। इंट्रोज, एक्सट्रोज भी बोला जाता है। एक्सर्टेड, इस कंडीशन को हम बोलेंगे एक्सर्टेड कंडीशन। और इसमें एग्जांपल्स दे रखी हैं बुक्स में। अकेशिया में एक्सर्टेड कंडीशन होती है, और इंसर्टेड कंडीशन होती है पेटूनिया में। पेटूनिया फ्लावर्स बड़े कॉमनली आपको देखने को मिलते हैं आजकल गार्डन्स वगैरह में। अगला कंडीशन जो होता है एंथर्स में, डाइडाइनमस 2+2 की अरेंजमेंट में होते हैं। जब डाइडाइनमस 2-2 करके अरेंज होते हैं उसे हम बोलते हैं डाइडाइनमस कंडीशन। तो ये जो कंडीशन है वो पाई जाती है तुलसी में, ऑसिमम में। ओके, नेक्स्ट है टेट्राडाइनमस। ये 4+2 की अरेंजमेंट में, टेट्रा मीन्स 4, डायनामस मीन्स 2, 4+2 की अरेंजमेंट में होते हैं। इसकी एग्जांपल ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस ही है। फिर से हमें मस्टर्ड की एग्जांपल मिल गई, यानी कि सरसों की। अल्टरनी पेटलस। अल्टरनी पेटलस का मीन्स होता है पेटल के अल्टरनेट। अब मैं बताती हूँ यहाँ पे डायग्राम बना के, ये समझ लीजिए। इससे ये पेटल्स हैं, ये भी पेटल है और ये भी पेटल है। अगर एक पेटल एक स्टेमन, ये पेटल फिर से एक स्टेमन, ये पेटल और फिर से एक स्टेमन, इस तरीके के अरेंजमेंट हो, एक पेटल आ रही है फिर एक स्टेमन अराइज हो रहा है, फिर एक पेटल फिर एक स्टेमन, एक पेटल एक स्टेमन, तो इस कंडीशन को हम अल्टरनी पेटलस कंडीशन कहते हैं। और अगला जो है, अगला है एंटी पेटलस। एंटी का मीन्स होता है ऑपोजिट,
अगर हम इसे देखें तो ये इससे ऑपोजिट ही होगा। ये मैंने 4 करोला बनाए हैं, 4 पेटल्स बनाए हैं। तो इसमें अगर यहीं से तो पेटल अराइज होती है, इसी के ऑपोजिट एक स्टेमन होगा, यहीं पे एक स्टेमन और यहीं पे एक स्टेमन और यहीं पे एक स्टेमन। अगर स्टेमन्स बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे एंटी पेटलस, क्योंकि पीछे पेटलस लगाए तो पेटल्स के एंटी होंगे, अल्टरनेट लगाए तो पेटल्स के अल्टरनेट होंगे। डिप्लोस्टेमनस कंडीशन, यहाँ पे क्या होता है, स्टेमन्स अगर पेटल्स 5 हैं तो स्टेमन्स होंगे 10। स्टेमन्स जो हैं मेल पार्ट हमेशा पेटल से डबल होगा। अगर पेटल्स 5 हैं तो स्टेमन्स 10 होंगे। ऐसे ही अगर 10 हैं पेटल्स तो 10 ज़्यादातर पेटल्स होती नहीं, 6 होती हैं, 4 होती हैं, लेकिन होती हैं कई भी, जैसे रोज़ में पेटल्स इनडेफिनिट होती हैं। तो इस तरह के केसेस में हमेशा जो पेटल्स से डबल होंगे स्टेमन्स, और जो 2 बर्ल्स में अरेंज होंगे, 5 स्टेमन्स ऐसे अरेंज होंगे और अगले 5 ऐसे अल्टरनेटिवली अरेंज होंगे। लेकिन 12th लेवल पे इतनी टर्म्स याद रखना, इतनी ज़्यादा बॉटनी मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं थोड़ा लाइटली करते हैं, हम इसे रह गई हैं, हम इसे फिर कभी डिस्कस करेंगे। अब आप इतना समझ लीजिए कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या याद करना है, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर याद करनी है, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पेल्स की अच्छे से, तो आपको आगे भी अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम एंथर को, वैसे तो लाइफ साइकिल चल पड़ा है एंजियोस्पर्म्स का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हम पढ़ रहे हैं एंजियोज में, लेकिन इसमें स्टार्टिंग में हमें इनकी स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से समझना होगा, चारों चीज़ों की, ज़्यादा स्टेमन और कार्पल की स्ट्रक्चर को। तो ये एक स्टेमन है, हमने कल भी किया था, एंथर है, फिलामेंट है, इतना तो आपको याद हो ही गया होगा, मैं बार बार यही रिपीट कर रही हूँ। तो ये जो एंथर है, जब हम इसे ऐसे ब्लेड से कट करेंगे इस तरीके से, तो ये जो 4 जहाँ पर दिख रहे हैं लॉक्यूल्स, 4 जहाँ पर जो दिख रहे हैं, तो खाने बोल सकते हैं हम इन्हें। तो इनमें क्या भरा होता है, पॉलन्स भरे होते हैं, तो हम इन्हें पॉलन सैक कहेंगे। पॉलन सैक्स में पॉलन्स भरे होते हैं और उन्हें पॉलन ग्रेन्स भी कह देते हैं। पॉलन ग्रेन किस में होते रहते हैं, पॉलन सैक में। तो इसमें 4 पॉलन सैक्स बने हुए हैं। ओके, अगर हम पॉलन के ऊपर वाले पार्ट, इस एंथर को कट करते हैं, तो हमने देखा कि हमें 4 लक्यूल मिलते हैं, 4 सैक्स मिलते हैं, ठीक है। तो चारों में क्या भरे होते हैं, पोलन्स भरे होते हैं, हमने पहले ही देखा। तो इसे हम बाईथिकस कंडीशन कहते हैं। ज़्यादातर पोलन्स बाईथिकस हो या फिर डाईथिकस होते हैं, क्योंकि 2 एंथर लोब से बने होते हैं, जो कि आपस में एक स्ट्रिप्स के जरिए जुड़ी होती हैं। 2 लोब्स होती हैं, हर एक लोब में 2 आगे ये लक्यूल बने होते हैं। तो इस स्ट्रिप से ये आपस में जुड़े होते हैं, ये 2 लक्यूल आपस में इससे जुड़े होते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसे क्या कहते हैं। अगर हम पोलन को कट करते हैं, पोलन के ऊपर वाले पार्ट एंथर को कट करते हैं, तो ये जो हमें स्ट्रक्चर मिलती है उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। इसे भी हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। माइक्रो का मीन्स होता है छोटा, स्पोरेंजियम का मीन्स स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर जो स्पोर को कैरी करता है, ठीक है। तो ये हो गए माइक्रोस्पोरेंजियम। कितने माइक्रोस्पोरेंजियम हुए, 1 2 3, एक माइक्रोस्पोरेंजियम में कितने लेक्यूल हो गए, कितने सैक हो गए, 1 2 3 4। ये चौथा जो है ये वास्कुलर बंडल है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम नहीं है, ये जस्ट कनेक्ट करता है इन चारों को एक साथ, इन दोनों लोब्स को आपस में कनेक्ट करता है। ओके, और जब ये मैच्योर हो जाएगा, इसका एक का व्यू यहाँ पर दिखाया गया है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम का एक लक्यूल यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। इसमें होता क्या क्या है,
सबसे बाहर की जो चेन बनाई गई है, आपको ये डायग्राम्स प्रैक्टिस करनी होती हैं। अगर आपको डायग्राम बनानी नहीं आए तो प्लीज़ मुझे लिख के यूट्यूब पे ही कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको ये डायग्राम लाइव भी बनाकर दिखा दूँगी ऐसे कि जी कैसे डायग्राम्स बनती हैं। अदरवाइज़ ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम किल होता है इससे, इसीलिए मैं इस बुक से पढ़ा देती हूँ आपको। तो इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, पहले तो एपिडर्मिस आ जाएगी सबसे बाहर वाली, तो फिर आगे की लेयर्स को बोलते हैं मिडल लेयर्स। जो बिल्कुल स्पोर्स के पास वाली लेयर होती है उसे हम टैपेटम बोलते हैं, टैपेटम। यहाँ पर रिटन आप पढ़ के देखिए, इसमें यही कुछ लिखा हुआ है कि कौन सी लेयर होती है, आगे कौन सी होती है। आपने ध्यान, जो बॉटनी अगर पढ़नी है, बायो अगर पढ़नी है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा पहले डायग्राम्स में। अगर आपको डायग्राम्स क्लियर होती हैं तो आपको समझ में आ जाता है इजीली कि क्या लिखा हुआ है। तो आप समझिए, कंटेंट आपको आपके पास पहले से ही प्रेजेंट होगा बुक्स में। तो पहली लेयर हमने देखी एपिडर्मिस, फिर 2 मिडल लेयर्स, फिर जो आती है टैपेटम आ जाती है। टैपेटम जो छोटे छोटे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगे उनको नरिशमेंट देती है, उन्हें फूड प्रोवाइड करती है टैपेटम। अगर उन्हें फूड प्रोवाइड हो रहा है तो वो एक दिन मैच्योर भी हो जाएंगे, बड़े भी हो जाएंगे। अब इस डायग्राम में दिखाया गया है ये बड़े हो गए हैं और काफ़ी मैच्योर हो गए हैं। बाकी जो कंटेंट है वो इन्होंने पहले ही एब्जॉर्ब कर लिया है, खा लिया है। अब ये मैच्योर वाले पॉलन ग्रेन्स बाहर आएंगे पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि अब ये मैच्योर हो गया है तो ये पॉलन्स बाहर आ जाएंगे सैक से, पॉलन सैक से। अब आपको यही डायग्राम्स प्रैक्टिस करनी है पॉलन सैक तक। पॉलन्स अलग अलग तरीके से एक जगह से दूसरी जगह, एक फ्लावर से दूसरी जगह जाते हैं, तो ये डिस्कस करेंगे हम कल की वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए तो वो आप डिसलाइक कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो माइंड में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए कल तक अपना ध्यान रखिए। कल मैं एक नई वीडियो के साथ मिलूँगी। थैंक यू।